हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉग्यान चैनल। मैं हूं सुप्रीमणि शुक्ल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इम्पोर्टेंट सेक्शंस, भारतीय संविदा अधिनियम के इम्पोर्टेंट सेक्शंस। इसी वीडियो में हम अलग से बताएंगे कि हर सेक्शन में अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में केवल और केवल इम्पोर्टेंट सेक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, इसको नोट कीजिए, या फिर अपना बेयर एक्ट उठा लीजिए, उसमें टिक लगा दीजिए। ठीक है। वैसे तो सभी सेक्शन लगभग इम्पोर्टेंट होते हैं, दो चार सेक्शन छोड़ के, लेकिन यहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में रिपीटेड हो रहे हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, जो आपको याद होने ही चाहिए। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह जुडिशरी का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम दे रहे हो, आप ये मानिए कि 20 या 25% पेपर लगभग लगभग सीधा सीधा सेक्शन पूछा जाता है। और ये जो सीधे सीधे सेक्शन प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके मार्क्स आपको 100% आने चाहिए, तभी आप कंपटीशन में फाइट कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन ये जो गलती है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हर एक सब्जेक्ट के सेक्शन पर हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे पूरा, जुडिशरी के अकॉर्डिंग। चाहे आप बिहार जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में लॉ ज्ञान पे आपको हर एक सब्जेक्ट के इसी तरीके के इम्पोर्टेंट सेक्शंस के वीडियो मिलेंगे, और इसके अलावा प्री के और भी वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम इम्पोर्टेंट सेक्शन। ये सबसे पहली बात है कि ये एक्ट जो था वो 1872 में आया था, और यहाँ पर सीधे सीधे आपको परिभाषाएं हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले धारा 2 निर्वचन खंड के बारे में प्रावधान करती है। धारा 2 किस बारे में प्रावधान करती है? निर्वचन खंड के बारे में। ठीक है, तो निर्वचन खंड क्या होता है? निर्वचन खंड मतलब जिसमें परिभाषाएं दी गई हो। अधिकतर एक्ट की धारा 2 निर्वचन खंड होती है, अधिकतर एक्ट की, और इसकी भी धारा 2 निर्वचन खंड है। हालांकि कुछ जगह धारा 3 होती है, कुछ जगह विभिन्न धाराओं में परिभाषाएं दी गई हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषाएं कहाँ दी गई हैं। ठीक है, वो धारा 2 नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब आर्टिकल में ये डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, अब सेक्शन 2 में अंदर जो परिभाषाएं दी गई हैं उसके बारे में भी पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी परिभाषा, मतलब पूछेंगे कि एक्सेप्टेंस की परिभाषा किस सेक्शन में है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 2B में है। तो इस तरीके से भी देख लेते हैं। तो धारा 2A प्रस्ताव को बताता है, प्रपोजल को बताता है। हिंदी में याद कीजिएगा तो 2 का, वैसे इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, पेपर में तो दोनों लैंग्वेज रहती हैं। ठीक है, ज़्यादा आसानी से याद हो जाता है। स्वीकृति की परिभाषा, एक्सेप्टेंस की परिभाषा 2B में दी गई है। स्वीकृति या प्रतिग्रहण लिख के आ जाएगा, ठीक है, या इंग्लिश में एक्सेप्टेंस लिख के आएगा, तो इसकी परिभाषा 2B में दी गई है। ठीक है, वचन की परिभाषा 2C में दी गई है। वचन मतलब प्रॉमिस। देखिए, अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रस्ताव होता है फिर स्वीकृत होता है, तो वचन 2C में होगी। नहीं, वचन की परिभाषा भी 2B में दी गई है और स्वीकृत की परिभाषा भी 2B में दी गई है। तो यहाँ पर आप जरूर याद रखिएगा। 2C में क्या है? वचनदाता और वचन ग्रहीता, प्रोमिजर और प्रोमिजी। ठीक है, दोनों वचनदाता और वचन ग्रहीता किसमें? 2C में दिए गए हैं। प्रतिफल, कंसिडरेशन की परिभाषा किसमें दी गई है? 2D में दी गई है। 2D में प्रतिफल की परिभाषा दी गई। करार की परिभाषा, एग्रीमेंट की परिभाषा किसमें दी गई है? 2E में दी गई है। ठीक है, व्यतिकारी वचन, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, व्यतिकारी वचन की परिभाषा 2F में दी गई है। शून्य करार, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट 2G में दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट संविदा, संविदा की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो संविदा की परिभाषा 2H में दी गई है। ठीक है, शून्य करणीय संविदा, शून्य करणीय संविदा की परिभाषा 2I में दी गई है, और शून्य संविदा, शून्य संविदा की परिभाषा 2J में दी गई है। ठीक है, शून्य संविदा की परिभाषा 2J में, शून्य करणीय संविदा की परिभाषा 2I में, संविदा की परिभाषा 2H में। तो ये हो गई परिभाषाएं। ठीक है, अब आ जाइए आगे। देखिए, आपको अगर इसके कॉन्ट्रैक्ट के फुल लेक्चर चाहिए मेंस के अकॉर्डिंग, तो वो भी आपके इसी चैनल पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाके कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज देख सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ वीडियो पब्लिश हो गए, कुछ बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएंगे। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी चैनल पर फ्री में कराया है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब स्वीकृत से संबंधित कौन कौन सी धाराएं। देखिए, एक्सेप्टेंस की परिभाषा तो 2B में पढ़ ली थी, बट उससे संबंधित कौन कौन सी धाराएं, इस तरीके का भी क्वेश्चन बना दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी धाराएं स्वीकृत से संबंधित है, या कभी कभी पूछेगा निम्न में से कौन सी धाराएं स्वीकृत से संबंधित नहीं है, तो उसमें कोई एक अलग धारा दे। तो आपको याद होना चाहिए स्वीकृत से संबंधित धाराएं कौन सी हैं। 2B में परिभाषा दी गई है। और धारा 4, 5 और 7, 4, 5 और 7 में क्या दिया गया अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रपोजल का कम्युनिकेशन।
प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण के बारे में संसूचना। ठीक है, तो धारा 3 में दिया गया है प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण की संसूचना और प्रतिसंग्रहण के बारे में बताया गया धारा 3 में। धारा 4 में क्या है, फिर प्रस्तावनाओं की संसूचना है, प्रतिग्रहण की संसूचना, प्रतिसंग्रहण के प्रतिसंग्रहण की सूचना है। ठीक है, मतलब ये जो प्रस्तावना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण के बारे में प्रावधान धारा 4 में दिया गया है। प्रस्तावना और प्रतिग्रहण के प्रतिसंग्रहण से संबंधित प्रावधान कब प्रस्तावना और प्रतिग्रहण का प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का जो वापसी होगी वो कब तक होगी, ये धारा 5 में बताया गया है। ठीक है, धारा 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 7 में बताया गया है कि जो एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है, वो आत्यांतिक, अविशेषित और अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और आपसे पूछा जा सकता है कि स्वीकृति आत्यांतिक अविशेषित होती है, ये किस धारा में दिया गया, धारा 7 में। एक दूसरा क्वेश्चन इससे ऐसे भी बनता है कि स्वीकृति जो है उसके विशेष लक्षणों के बारे में किस धारा में बताया गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि धारा 7 में इस बारे में प्रावधान किया गया है। देखो, जो स्वीकृत होनी चाहिए वो आत्यांतिक और अविशेषित होनी चाहिए। मतलब कैसी, उसमें प्रस्ताव से कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर बदलाव होता है तो फिर वो स्वीकृत नहीं, वो काउंटर ऑफर बन जाता है। ठीक है, वैध संविदा के आवश्यक तत्व धारा 10 में बताए गए कि वैध संविदा के आवश्यक तत्व क्या है। धारा 10 को हमने विस्तार से एक वीडियो में पढ़ाया है आपको। अगर आपको यहाँ शॉर्ट में आता है कि वैध संविदा के आवश्यक तत्व क्या क्या है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन कौन से हैं। ठीक है, सक्षम पक्षकार। ठीक, सक्षम पक्षकार धारा 11 में बताया गया कौन कौन पक्षकार जो हैं वो सक्षम होंगे। 18 वर्ष की आयु हो, स्वस्थ चित्त हो, संविदा के प्रावधानों को समझने में सक्षम हो। तो धारा 11 में बताया गया है सक्षम पक्षकार कौन कौन है। स्वस्थ चित्त व्यक्ति कौन है, धारा 12 में बताया गया है। सम्मति, कंसेंट की परिभाषा कहाँ दी गई है, धारा 13 में दी गई। अब ये देखिए कंफ्यूज करने वाली चीज हो गई, सम्मत की परिभाषा कहाँ दी गई, धारा 13 में, जबकि परिभाषाएं बाकी सब कहाँ दी गई हैं, धारा 2 में। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक स्पेशल रूप से याद रखिए कि सम्मत की परिभाषा में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऑप्शन में आपको धारा 2 के कुछ पॉइंट दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, स्वतंत्र सम्मत, फ्री कंसेंट की परिभाषा धारा 13 में तो बताया गया कि धारा 13 में बताया गया कंसेंट क्या होता है, और धारा 14 में बताया गया फ्री कंसेंट कब होती है। ठीक है, अब प्रपीड़न, कोअर्सन, कोअर्सन की परिभाषा कहाँ दी गई, धारा 15 में परिभाषा और कोअर्सन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, परिभाषा नहीं बल्कि कोअर्सन के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट पर कोअर्सन का क्या इफेक्ट होगा वो बताया गया है प्रपीड़न धारा 15 में। अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्यक असर, धारा 16 में बताया गया है। फ्रॉड, कपट, धारा 17 में बताया गया है। मिस रिप्रेजेंटेशन, दुर्व्यपदेशन, धारा 18 में बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, आप याद रखिएगा। शून्य करणीय संविदा, अगर ये सब अप्लाई होते हैं, मान लीजिए प्रपीड़न किया गया, सम्यक असर किया गया, कपट किया गया या दुर्व्यपदेशन किया गया, तो इनके परिणाम स्वरूप इनका परिणाम क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट पे, ये धारा 19 में बताया गया। धारा 19 में इन सबके कारण शून्य करणीय संविदा बताएगी। तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर कोई असम्यक असर के तहत संविदा की जाती है तो हम किस धारा में उसे शून्य करणीय घोषित करा सकते हैं, या कहाँ प्रावधान है शून्य करणीय घोषित कराने का, तो धारा 19 में। ठीक है, भूल से संबंधित प्रावधान कहाँ है, धारा 20 में। धारा 20 में भूल से संबंधित प्रावधान है, और भूल के बारे में कब संविदा शून्य होगी, कब संविदा शून्य नहीं होगी, ये धारा 20 में बताया गया है। ठीक है, धारा 21, किन परिस्थितियों में करार शून्य करणीय नहीं है। कुछ ऐसी कंडीशंस दी गई है धारा 21 में जब करार जो है वो शून्य करणीय नहीं रह जाएगा, वॉइडेबल नहीं रह जाएगा। धारा 22 क्या बताता है, एक पक्ष को तथ्य की भूल संविदा को अवैध नहीं बनाती। मतलब जब तक दोनों पक्ष भूल पर नहीं होंगे तब तक एक पक्ष को भूल संविदा को अवैध नहीं बनाती है। तो किसी एक पक्ष की भूल पर संविदा को अवैध बनाने का प्रावधान धारा 22 में दिया गया। या इसके इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा, इलस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन पूछ देंगे कि ये इलस्ट्रेशन किस धारा से संबंधित है, तो आपको आना चाहिए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में मैचिंग और आ जाती है, जैसे ये चारों आपको दे दिए, प्रपीड़क, असम्यक असर, कपट, और कहेंगे मैच कीजिए, तो ये अच्छे से आप याद रखिएगा। ठीक है, धारा 23 में बताया गया है कौन कौन से उद्देश्य विधिपूर्ण है तथा कौन से नहीं है। ठीक है, और जो विधिपूर्ण वाली बात है ये आपको कॉन्ट्रैक्ट के स्पेशल जो टर्म्स है उसमें देखने को मिलेगी। तो विधिपूर्ण उद्देश्य के बारे में बताया गया धारा 23 में, विधिपूर्ण उद्देश्य कौन कौन से नहीं है। ठीक है, जब उद्देश्य भागता विधिपूर्ण और भागता विधिविरुद्ध हो, मतलब जब उद्देश्य जो पूरा है वो पूरा ना तो विधिपूर्ण है ना ही विधिविरुद्ध है, तो उसके बारे में प्रावधान धारा 24 में मिलता है। ठीक है, हालांकि ये आपसे ऑब्जेक्टिव में शायद ही पूछा जाए। प्रतिफल के बिना करार शून्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्री मेंस दोनों के लिए। प्री में भी पूछ लेते हैं कि कहाँ पे है कि प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है, तो अधिकतर लोग प्रतिफल से फिर वहां पर 2D में पहुंच जाते हैं। तो नहीं, धारा 25 में बताया गया कि प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है। और धारा 25 के 3 अपवाद हैं, वो भी जरूर पढ़ लीजिएगा। धारा 25 के 3 अपवाद में क्या क्या दिया गया है,
जैसे पहले में नैसर्गिक प्रेम दिया गया है, दूसरे में पहला अपवाद में क्या दिया गया है, नैसर्गिक प्रेम, दूसरे अपवाद में कालावरोधित ऋण दिया गया है, ठीक है, और तीसरे अपवाद में लिखित वचन दिया गया है। तो इस तरीके से इसके जो तीनों अपवाद हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा आप डायरेक्ट से, ठीक। अब विवाह अवरोधक करार पूछे ही जाता है, आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा। तो विवाह अवरोधक करार 26 और व्यापार अवरोधक करार 27 है। अब यहाँ पे एक समस्या ये आ जाती है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो ऑप्शन में 26 भी होगा, 27 भी होगा। अब मान लीजिए व्यापार पूछा तो आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि विवाह पूछ रहा है कि व्यापार पूछ रहा है। तो एक सिंपल सा याद रखने का एक तरीका हो सकता है कि पहले विवाह हुआ उसके बाद व्यापार करेगा आदमी, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है। तो धारा 26 में पहले विवाह और उसके बाद व्यापार, ठीक है, पहले विवाह और फिर व्यापार। फिर धारा 28 में बताया गया कि विधिक कार्रवाइयों का अवरोधक करार शून्य होता है। विधिक कार्रवाइयों का अवरोधक करार है तो ऐसा करार भी शून्य होगा, ठीक है। अनिश्चित करार, धारा 29 में प्रावधान है अनिश्चित करार के बारे में, और धारा 30 में क्या प्रावधान है, बाजी करार के बारे में, ठीक है। बाजी करार बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, प्री मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। भूतकालीन कार्य पर्याप्त प्रतिफल है, धारा 25(2) में बताया गया कि भूतकालीन कार्य जो होता है वो पर्याप्त प्रतिफल होता है। धारा 25 की सेकंड पार्ट में बताया गया है कि भूतकालीन कार्य पर्याप्त प्रतिफल होता है, मतलब कोई कार्य जो पहले किया गया है वो पर्याप्त प्रतिफल माना जाएगा किसी संविदा में, ठीक है। एक और तरीका है पूछने का कि क्या भूतकालीन कार्य प्रतिफल होता है, तो उसको आप बताएंगे हाँ भूतकालीन कार्य प्रतिफल होता है। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव हम आपको सॉल्व कराएंगे, हर एक सब्जेक्ट के कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट के भी कराएंगे। तो जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी होती है। प्री पास करने का एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें। समाश्रित संविदा, ठीक है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, धारा 31 से 36 में दिया गया। धारा 31 से 36 में इस बारे में प्रावधान है, यही पूछा जाता है सीधा सीधा कि समाश्रित संविदा के बारे में प्रावधान कहाँ है। धारा 31 से 36 अंदर नहीं पूछते उसमें, तो अंदर आप चाहे तो पढ़ लीजिए, मेंस में लिखने के लिए तो वैसे भी आपको याद करना है, प्री में अंदर से नहीं पूछेंगे। संविदा का पालन करने के संबंध में प्रावधान कहाँ पे है, धारा 37 में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। संविदा भंग द्वारा उन्मोचन, प्रत्याशित संविदा भंग का सिद्धांत कहाँ पर दिया गया, कॉन्सेप्ट सीधा सीधा पूछेंगे कि संविदा भंग द्वारा उन्मोचन का प्रावधान कहाँ पर है, तो धारा 39 में, धारा 39 में, ठीक है। संविदा का पालन किसे करना है, धारा 40 में बताया गया कि कौन जो है वो संविदा का पालन करेगा। संयुक्त दायित्वों का न्यायगमन, धारा 42 में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा एक बार। संयुक्त वचनदाताओं में पालन के लिए किसे विवश किया जा सकता है, संयुक्त वचनदाताओं में पालन के लिए किसे विवश किया जा सकता है, धारा 43 में बताया गया है कि संयुक्त वचनदाताओं में पालन के लिए किस व्यक्ति को विवश किया जा सकता है। ये सीधा सेक्शन आपसे नहीं पूछते हैं, आपसे पूरा इलस्ट्रेशन दे देंगे इसका और फिर पूछेंगे कि ये किस धारा से संबंधित है, तो इसके इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं आपको इसलिए बताता जा रहा हूँ क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होता है सबसे बड़ा कि किस धारा में इलस्ट्रेशन पढ़ना है, किस में नहीं पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता जा रहा हूँ, आप उसको नोट जरूर करते जाइएगा, ठीक है। वचन का पालन युक्त समय में, जहाँ समय निश्चित नहीं है ना। तो अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि जहाँ समय निश्चित नहीं है वहाँ वचन का पालन किस समय में होना चाहिए, और उसमें टाइम दे देंगे 1 वर्ष 2 वर्ष, युक्त समय या कोर्ट जितना निर्धारित करे। तो ये तो धारा 46 में साफ साफ लिखा हुआ कि युक्त समय में होना चाहिए, ठीक है। धारा 46 में इस बारे में प्रावधान है। असंभव कार्य करने का करार शून्य होगा, धारा 56 में, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा। इसका जो सबसे अच्छा तरीका है पूछने का वो इसका पूछा जाता है कि विफलता का सिद्धांत किस धारा से संबंधित है, या नैराश्य का सिद्धांत किस धारा से संबंधित है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे धारा 56 से संबंधित है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं ऐसे, ठीक है। संविदा का नवीन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, धारा 63 से संबंधित है। संविदा कल्प धारा 68 से संबंधित है। अपरिनिर्धारित नुकसानी धारा 73 से संबंधित है। संविदा कल्प जो संबंधित है वो धारा 68 से धारा 72 तक है, ठीक है। संविदा कल्प अभी सभी सेक्शन पढ़ेंगे संविदा कल्प के अच्छे से। एक पीछे ये गलत हो गया, ये 62 है, 63 नहीं होगा। संविदा का नवीन जो है, नवीन विखंडन, ये सब धारा 62 में दिया गया, तो इसको सही कर लीजिएगा, धारा 62 में, सेक्शन 62 में दिया गया, सेक्शन 63 में नहीं है, ठीक है। संविदा कल्प धारा 68 में दिया गया। अपरिनिर्धारित नुकसानी के बारे में प्रावधान 73 में दिया गया, ठीक है। अब धारा 68 में क्या बताया गया कि संविदा करने में अक्षम व्यक्ति को प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के दायित्व का प्रावधान है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो संविदा करने में अक्षम है, उसको अगर कोई वस्तु प्रदान की गई है तो उसका प्रावधान किसमें है, तो वो
कल्प संविदा मानी जाएगी, इस बारे में प्रावधान धारा 68 में दिया गया है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेंगे कि संविदा कल्प के प्रावधान कहाँ से दिए गए हैं, तो धारा 68 से धारा 72 तक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट संविदा कल्प का प्रावधान है। धारा 70 में क्वांटम मेरिट का सिद्धांत है, जितना काम उतना दाम का सिद्धांत कहाँ पे है, धारा 70 में क्वांटम मेरिट का सिद्धांत। आपसे सीधा यही पूछा जाएगा कि क्वांटम मेरिट का सिद्धांत किस धारा से संबंधित है, धारा 70 में। उपनिहिति के समान कर्तव्य धारा 71 में बताया गया कि अगर कोई माल पड़ा हुआ मिलता है ना, या फिर पड़ा हुआ नहीं मिलता है लेकिन उसके किसी व्यक्ति के पोजीशन में आ जाता है विदाउट इंटेंशन, तो ऐसे में उस व्यक्ति का कर्तव्य है कैसा, उपनिहिति के समान कर्तव्य है। ठीक है। भूल से भुगतान की गई राशि वापस पाने का अधिकार धारा 72 में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति भूल से कोई राशि भुगतान कर देता है, कोई सामान दे देता है, तो वापस पाने का अधिकार धारा 72 में है। धारा 73 व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार से क्षतिपूर्ति का अधिकार, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो मतलब कहना चाहिए व्यतिक्रम करता है, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन नहीं करता है, तो उससे क्षतिपूर्ति वसूली जा सकती है। और ये उस अवस्था में जब कॉन्ट्रैक्ट में निश्चित नहीं है कि क्या क्षतिपूर्ति वसूली जाए, तो धारा 73 में मामला जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से निश्चित है कि अगर उल्लंघन होता है तो क्या क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी, तो धारा 74 में जाएगा। तो अपर निर्धारित क्षतिपूर्ति धारा 73 में जाती है और पर निर्धारित क्षतिपूर्ति धारा 74 में जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो गए हैं। मैंने कोशिश की है कि सभी आपको सही बताऊं, एक जगह गलत हो रहा था 62, उसको भी मैंने सही कर दिया। अब आगे देखते हैं, आगे के जो सेक्शंस हैं, जो पार्ट है, उसमें हम एक जगह बहुत विस्तार से इसके सेक्शंस की चर्चा करेंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सेकंड पार्ट में, वो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। 124 में बताया गया है क्षतिपूर्ति की संविदा। क्षतिपूर्ति की संविदा के बारे में प्रावधान कहाँ है, ये पूछा जाता है। एडम्स वर्सेस जार्विस का केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये भी पूछा जाता है कि एडम्स वर्सेस जार्विस का केस किस धारा से संबंधित है, तो धारा 124 से संबंधित है। प्रतिभू का दायित्व धारा 128 से संबंधित है। प्रतिभू का दायित्व चलत प्रत्याभूर्ति कंटिन्यूइंग गारंटी है ना, धारा 129 से संबंधित है। धारा 129 से उपनिधान किससे संबंधित है, धारा 148 से। और उपनिहिति के कर्तव्य धारा 151 से 163 से संबंधित है। ठीक है। अब अभिकरण बचा है आपका, और ये सेकंड पार्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, एक छोटा सा वीडियो और आप देखेंगे। हालांकि ये जरूर याद कर लीजिएगा, इनमें से भी 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ, और ये जो पहला वाला पार्ट है, इसमें तो आपका कोई भी इंपॉर्टेंट सेक्शन बचा नहीं है, मैंने लगभग सभी कवर कर दिए हैं। और ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट के किसी वीडियो में मिलेंगे। आप चाहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का वीडियो मैं आपके लिए लेके आए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।